नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए प्रथम सेमेस्टर के आज हम हिंदी HND 102 के प्रश्न पत्र के साथ आज का हमारा शीर्षक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। जब भी किसी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो कुछ स्रोत होती हैं इतिहास लिखने की, कुछ पद्धतियां होती हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो उससे पूर्व भी लिखी गई थीं। उन्हें इतिहास परक ग्रंथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कवियों का जीवन वृत्त, उनके कृतित्व की प्रस्तुति अवश्य कह सकते हैं, जिसमें 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता व भक्तमाल, कालिदास हजारा आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें कालक्रमिक विवेचन नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्ग में स्थान नहीं देते हैं। आगे हम 19वीं शताब्दी से आरंभ होने वाले इतिहास को जानते हैं। सबसे पहला नाम गार्था दतासी, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। इनकी रचना इस्तवार द ला लिटरेचर एंदिव हिंदुस्तानी वर्णानुक्रमी पद्धति है इनकी। वर्णानुक्रमी पद्धति ऐसा पद्धति होता है जिसमें जो इतिहासकार होता है, लेखक होता है, वह वर्णमाला या अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ वो अपने इतिहास को लिखता है। जैसे कि हम मान लें कि किसी कवि का क नाम से उसके नाम का आरंभ होता है, तो जितने भी कवि, भले वो आधुनिक काल के हों, भक्ति काल के हों या रीति काल के हों, किसी भी काल से संबंधित हों, उनको पहले ही स्थान दिया जाएगा, उसके बाद वाले अक्षर को, बाद वाले कवि को बाद में दिया जाएगा। इनकी भाषा फ्रेंच थी, फ्रांसीसी भाषा थी इनकी। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। हिंदी का अर्थ होता है हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है मुस्लिमों द्वारा प्रयुक्त, यानी कि उर्दू भाषा। इसे दो भागों में प्रकाशित कराया गया था। पहला प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में व द्वितीय प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में। इसकी मुख्य बात यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में यह प्रथम प्रयास माना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सुदूर देश बैठे हुए, जो हिंदी भाषा से अनभिज्ञ है, किंतु हिंदी भाषा के कवियों को विषय में, उनके जीवित वृत्त, उनके कृतित्व के बारे में भले ही अपने भाषा में लिखता है, लेकिन यह पहला प्रयास सराहनीय है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक नलिनी बिलोचन शर्मा इसे गार्था दतासी के इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। इनमें कवियों की संख्या 738 है, 72 हिंदी के कवि हैं और शेष उर्दू के कवियों को स्थान दिया गया है। इसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर, रचना शिव सिंह सरोज। वर्णा अनुक्रमी पद्धति इनकी भी है, भाषा इनकी हिंदी है और प्रकाशन सन 1883 ईस्वी है। इन्होंने अपने रचना में कवियों का संख्या 1000 के लगभग रखा है। मुख्य बातें इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास की यह है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। वह इस इतिहास लेखक ग्रंथ में अगले जो इनके पूर्ववर्ती इतिहासकार हैं, उनको बहुत ही ज्यादा इससे मदद मिली है। उसके बाद जॉर्ज गियर्सन आते हैं। जॉर्ज गियर्सन के आने के बाद सन 1888 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में एक बदलाव आता है, एक तटस्थ प्रामाणिकता आती है। इनकी रचना का नाम द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कालानुक्रमी पद्धति है इनकी।
भाषा अंग्रेजी है और इनकी इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका के विशेष अंक के रूप में सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बाद में इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशन सन 1889 ईस्वी में किया गया। अब हम बात कर लें कि कालानुक्रमिक पद्धति क्या होता है। कालानुक्रमिक पद्धति में जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं उनके जन्म, उनके समय को आगे रखा जाता है कि वह किस समय से संबंधित हैं। भले वह किसी भी काल से उनका जुड़ाव हो, लेकिन उनके समय को पहले दिया जाए, समय के हिसाब से उन्हें रखा जाता है। इनके द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें सर्वप्रथम पहली बार इसे कालखंडों में विभाजित किया गया है। 11 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्गीकृत किया गया। डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी गुप्त इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास मानते हैं, प्रथम इतिहास मानते हैं। जॉर्ज गियसन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, गारता दत्तासी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री को स्थान दिया और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसमें उन्होंने कहा कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अर्थात कि मैं आधुनिकता से भरे हुए एक साहित्य के इतिहास की रचना करने जा रहा हूं, जिसमें पहले संस्कृत में जो ग्रंथ रचना की गई है उन लेखकों को विवरण नहीं दे रहा हूं, उनका परिचय नहीं दे रहा हूं। प्राकृत भाषा में लिखी गई पुस्तकों व कवियों के विषय में मैं नहीं बता रहा हूं, उन्हें बाहर रख रहा हूं। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, किंतु मैं उसे अपने इस आधुनिक इतिहास में स्थान नहीं दे रहा हूं और न ही अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूं। जैसे कि गारता दत्तासी ने अरबी के कवियों और फारसी के कवियों को अपने रचना में स्थान दिया, इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने इन अंतिम को, उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि इन पर पहले ही गारता दत्तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। और जॉर्ज गियसन की दूसरी विशेषता, उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में अपने जो उनसे पहले के जो इतिहासकार हैं गारता दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, इनके ग्रंथों से जो सामग्रियां मिली उनके अतिरिक्त ये भक्तमाल, गोसाई चरित, कालिदास हजारा, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, वह जितने भी रचनाएं थी जिसमें कवियों का जीवन परिचय, उनके कृतित्व आदि का उल्लेख था, उन्होंने उसमें से सामग्रियों को एकत्र करके इस इतिहास ग्रंथ में उसका उल्लेख किया है, जिससे उनकी तटस्थता, प्रामाणिकता का बोध होता है हमें। और उन्होंने अपने प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए भी ऐसे सामग्रियों का को छोड़ा, लेकिन तो उनके बाद जो इतिहासकार हुए उनकी इस परंपरा का निर्वहन नहीं करें। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधु में गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, इन्हीं का नाम मिश्र बंधु के नाम से, और इनकी रचना मिश्र बंधु विनोद। कालानुक्रमिक पद्धति इनकी भी है।
भाषा इनकी भी हिंदी ही है। इनके ग्रंथ 4 भागों में बटा हुआ था, जो प्रथम 3 का प्रकाशन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ, वह चतुर्थ का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कवियों की जो संख्या है वह लगभग 5000 रखी थी। 5000 कवियों के जीवन वृत्त व उनके कृतित्व का उल्लेख किया। और इस ग्रंथ के विषय में यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं स्वीकार करते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिया है। अर्थात कवियों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें कवियों का जो जीवन वृत्त है, परिचय है, उनकी रचना है, उससे वह मिश्र बंधु विनोद से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया है। इन्होंने विभाजन करते हुए, काल विभाजन करते हुए इसे 8 काल खंडों में वर्गीकृत किया। इसके बाद हम हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर व पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में जानेंगे। इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास पद्धति विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का अर्थ यह है कि उस समय तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को प्रवृत्ति के रूप में उपयोग करते हुए वह विभाजित करते हुए और उन कालखंडों को नामकरण प्रस्तुत किया है इन्होंने। इसीलिए इनकी पद्धति विधेयवादी पद्धति है। भाषा इनकी भी हिंदी है। प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में लिखा था। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1893 ईस्वी, जिसे बाद में सन 1929 ईस्वी में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विधेयवादी पद्धति को जानने के लिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास परक दृष्टिकोण को जानते हैं। उनका कहना है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। कोई भी देश है, उस देश के लोगों के जो उनके द्वारा सींचा गया होता है, जो जनता की चित्तवृत्ति होती है, मानसिकता होती है, उनके द्वारा जो लिखा गया होता है, वही वहां का साहित्य होता है, वहीं की जनता का साहित्य होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अर्थात प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की मनोदशा, चित्तवृत्तियों में, उनके मन मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब होता है, वह प्रतिबिंब काव्य के माध्यम से या गद्य के माध्यम से, कहानी, उपन्यास या किसी भी तरीके से वह साहित्य का स्वरूप में आता, साहित्य स्वरूप में आता है। और वह बाद में परिवर्तन होते होते एक परंपरा का निर्वहन होता है और उस परंपरा को एकत्र करके, सामंजस्य करके जो इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है, वही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इसमें बहुत कुछ हम कह सकते हैं। चित्तवृत्ति को अगर देखें तो राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। इन्होंने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर अंडरलाइन कर दिया गया है। इन्होंने मिश्र बंधुओं के विभाजन पे, काल विभाजन पे कहा कि सारे काल को केवल पूर्व, मध्य, उत्तर आदि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, किस खंड के भीतर क्या आता है यह जानने का प्रयास न किया जाए तो वह किसी इतिहास वृत्त संग्रह नहीं बन सकता। वह केवल कवियों का एक कविवृत्त संग्रह कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया और उसका नामकरण भी किया। वीरगाथा काल इनके विधेयवादी पद्धति का एक उदाहरण है। इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल कहा। उस समय की प्रमाणिक रचनाओं
के आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल कहा। पूर्व मध्य काल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहना हुआ, भक्ति काल के अंतिम दौर को उत्तर मध्य काल कहना और आधुनिक युग को गद्य काल कहना इनके सबसे सराहनीय काल विभाजन के रूप में देखा जाता है। शुक्ल जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ का आधार ग्रहण किया। शुक्ल जी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के धनी थे, उनमें प्रौढ़ विवेचन शक्ति थी, वैज्ञानिक दृष्टि थी, इसलिए वे एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर सके जो अपने क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। आज जो भी इतिहास परक रचनाएं लिखी जाती हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उस इतिहास से संबंधित होता है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखकर रख दिया। आज जितने भी नए समीक्षक हुए या आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए जो इतिहासकार हुए, सबके द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ही आधार रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो दूसरा नाम आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में, वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। आचार्य द्विवेदी ने 3 रचनाएं की हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन सन 1940 ईस्वी में हुआ, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास सन 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1952 ईस्वी में। आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका पद्धति के दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु उसमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री व नई व्याख्या प्रस्तुत करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कई निष्कर्षों से वह असहमत दिखाई देते हैं। उन्होंने, आचार्य शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा, उसी काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा। वीरगाथा काल का नामकरण करने के पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रासो काव्य परंपरा व वीरता पूरक रचनाएं हो सकती हैं, किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन रचनाओं के साथ साथ अन्य रचनाओं पर भी ध्यान दिया और इसे आदिकाल नाम कहना ज्यादा उपयुक्त समझा और उन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। शुक्ल जी भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदी जाति की निराशा को माना है। वहीं द्विवेदी जी इसका खंडन करते हुए, द्विवेदी जी भक्ति का उदय इसके प्रभाव से हुआ नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, वहीं आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया जो एक युग को एक दृष्टिकोण से पर आधारित होते हुए दिखाई देती है। उन्होंने अत्यंत सशक्त स्वरों में घोषित किया कि भक्ति आंदोलन न तो तत्कालीन पराजित हिंदी व हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया के स्वरूप है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं 8वीं सदी में जब भारत की धरती पर इस्लाम का छाया भी नहीं पड़ा था, तब दक्षिण के वैष्णव भक्तों को में भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस्लाम के प्रभाव का खंडन करते हुए लिखा है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आज के इस सेशन में जो भी आप लोगों ने सीखा उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो।